हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सजीव एवं उनका परिवेश। चैप्टर 9 है ये, क्लास 6 का। कौन-कौन से ऐसे शब्द हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले है अनुकूलन, जलीय आवास, जैव घटक, उत्सर्जन, वृद्धि, आवास, सजीव, प्रजनन, श्वसन और उद्दीपन। नाउ आप सभी जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर और सिक्का क्या है? ये निर्जीव वस्तुएं हैं। इसके अलावा क्योंकि हम जीवित हैं और मनुष्य, इसके अलावा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जो जंतु हैं वो सब सजीव की कैटेगरी में आते हैं। तो कैसे सजीव और निर्जीव एक दूसरे से अलग हैं? ऐसे कौन से कारण हैं कि सब सजीव और निर्जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं? वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आवास और अनुकूलन सजीवों का कैसा होता है? आवास यानी कि वो जगह जहाँ पर सजीव रहते हैं, और अनुकूलन उस वातावरण में रहने के लिए कैसे वो उपयोगिता उनको मिलती है, कैसे वो सहायता करते हैं अपनी बॉडी को, या उनका जो स्ट्रक्चर है, स्वभाव है, वो कैसे सहायता करता है उन्हें उस वातावरण में रहने के लिए, ये उनका अनुकूलन होता है। सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के बारे में। तो क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है, रात में ठंड होती है, और मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे और जंतु भूमि में रहते हैं और श्वसन के लिए वो आसपास की वायु का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, जैसे कि ऊँट है, तो ऊँट की गर्दन बहुत लंबी होती है, उसके जो पैर हैं वो बहुत लंबे होते हैं। तो कैसे ये अनुकूल बनाते हैं उन्हें वहाँ रहने के लिए। ऊँट के पैर लंबे होते हैं, इसलिए वो जो गर्मी है उनके शरीर तक नहीं पहुँचती है। इसके अलावा ऊँट पेशाब बहुत कम मात्रा में करते हैं, जो मल है वो शुष्क होता है उनका, पसीना उन्हें ज़्यादा नहीं आता है। इसका रीज़न ये है कि वो शरीर से बहुत कम पानी को बाहर निकालते हैं, ताकि वो बिना पानी के भी कई दिनों तक रह सकें। मछली की अगर हम बात करते हैं, तो मछली क्योंकि जल में रहती है, जलीय जंतु है, तो मछली में बहुत ज़्यादा कैसी होती है, उसका जो पूरा शरीर का स्ट्रक्चर होता है, धारा रेखीय होता है, जिससे वो तैरती है। मछली के पंख और पूँछ चपटी होती है, और जल के अंदर उसको दिशा परिवर्तन करने, दिशा बदलने और संतुलन बनाए रखने में हेल्प करती है। मछली में गिल होते हैं, जिसके ज़रिए वो साँस लेते हैं। तो जैसे आपने देखा कि मछली की जो संरचना है, उसे वहाँ रहने लायक क्या बना रही है? उसे सहायता कर रही है उसकी संरचना। ऊँट की संरचना उसे मरुस्थल में रहने की सहायता कर रही है। तो ये उसका अनुकूलन है उसके परिवेश के प्रति। नाउ अब अगर हम बात करें कि अनुकूलन क्या है, तो जो जंतु होते हैं उनकी जो विशिष्ट संरचनाएँ हैं, उनका जो स्वभाव है, उनकी उपस्थिति किसी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाना अनुकूलन होता है। आवास वो जगह जहाँ पर वो अपना भोजन, साँस लेना, रहना सब करते हैं, और अपने पौधे या जंतु जो भी हैं वो आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं, वो उनका आवास या उनका घर होता है। नाउ अगर हम बात करें आवास के बारे में, तो स्थलीय आवास होता है, यानी कि जो स्थल पर रहने वाले होते हैं वो स्थलीय आवास बोलते हैं, जैसे कि वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय, पर्वतीय क्षेत्र, ये सब स्थलीय आवास हैं। जलीय आवास होते हैं जो जल में रहते हैं, जंतु या पादप, जैसे कि जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र, ये सब जलीय आवास हैं। तो दुनिया में अलग-अलग जगहों पे अगर आप जाएँ, तो तटीय, पर्वतीय क्षेत्र या जलीय आवासों में भिन्नताएँ दिख सकती हैं। अब अगर हम बात करें आवास के बारे में, तो आवास में पाए जाने वाले जीव, जैसे पौधे और जंतु, ये जैव घटक होते हैं। इसके अलावा चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, ये सब क्या है हमारे, क्योंकि ये निर्जीव वस्तु हैं, ये क्या है, अजैव घटक हैं। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा भी क्या है, अजैव घटक है। नाउ मरुस्थल में रहने वाले आपने देखा है कि कैसे ऊँट का शरीर लंबा होता है, पैर लंबे होते हैं, तो उसके शरीर तक गर्मी नहीं पहुँचती। पर चूहे और साँप की अगर हम बात करें, तो ये गर्मी से बचने के लिए बिलों में रहते हैं पूरे दिन, क्योंकि गर्मी रहती है। जब शाम में ठंड होना शुरू हो जाती है, तब वो बाहर निकलते हैं, अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। ये कुछ मरुस्थलीय पौधे हैं। तो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन बहुत कम करते हैं, यानी कि वो पानी को बहुत कम बाहर निकालते हैं, क्योंकि या तो उनमें पत्तियाँ होती ही नहीं है, या पत्तियाँ काँटों में बदल जाती हैं, जिन्हें शूल बोलते हैं हम। और इसकी वजह से उनमें जो वाष्पोत्सर्जन है, या जल की जो ह्रास है, वो बहुत कम होता है। नागफनी का अगर हम पौधा लें, तो उसका जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो बेसिकली तना होता है, जिसे हम पत्ती समझते हैं, बट वो तना है, और जो प्रकाश संश्लेषण है उसके तने में ही होती है। सो मरुस्थलीय पौधे जो हैं वो, उसकी जो जड़ें होती हैं, जल का अवशोषण मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती हैं, जिसके ज़रिए वो जल का अवशोषण करती हैं। अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। तो पर्वतीय क्षेत्र जो है वो बहुत ठंडा होता है, हवाएँ बहुत तेज़ चलती हैं वहाँ पे, और शीतकाल में वहाँ पर बर्फ भी पड़ती है ठंड के टाइम पे। ये कुछ पेड़ हैं, वृक्ष हैं वहाँ पर, जो वहाँ पर पाए जाते हैं पर्वतीय आवासों पर। नाउ पर्वतीय आवासों की अगर हम बात करें, तो वहाँ के जो पेड़ हैं वो शंक्वाकार होते हैं, और शाखाएँ तिरछी होती हैं, वृक्षों की जो पत्तियाँ होती हैं वृक्षों की, वो
नुकीली या सुई जैसी होती हैं, ताकि उन पे जो वर्षा का जल या हिम बर्फ गिरती है वो खिसक करके नीचे ज़मीन पर आ जाए, और उनका ये जो शरीर है, ये जो आकृति आकार है, वो सब वहाँ रहने के लिए अनुकूलित होता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं, जैसे कि उन पे मोटी त्वचा होती है या फर होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें याक की, तो याक में बहुत लंबे-लंबे बाल होते हैं जो उसे गर्मी से या उसे ठंड से बचाते हैं और गर्मी देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पहाड़ी तेंदुए की, तो उसपे फर होता है जो उसे ठंड से बचाता है। और अगर हम बात करें वहाँ पर रहने वाली कुछ चट्टानों पे रहने वाली बकरियों के बारे में, तो उनके जो खुर हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, जो उन्हें वहाँ दौड़ने में हेल्प करती हैं ऊँची-नीची जगहों पर। ये देखिए, ये है आपका तेंदुआ जिस पर फर है। ये याक है, इसमें बहुत सारे बाल होते हैं जो उसे ठंड से बचाते हैं। ये बकरी है जिसमें खुर होती है, जो ऊँची-नीची पहाड़ी इलाकों में तेज़ी से दौड़ पाती है। इसके अलावा पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, उनका जो परिवेश है वो बदल जाता है ऊँचाई के साथ-साथ। उनके अनुकूल जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो विविधता दिखाई देती हैं उसमें। घास स्थल की अगर हम बात करें, तो शेर जो है वो घास स्थल पर रहने वाला जंतु है। इसके अलावा हिरन भी घास स्थल पर रहने वाले जंतु है। जो शेर होता है उसका जो शरीर है वो मटमैला भूरे रंग का होता है, ताकि वो छिप सके और चुपके से शिकार कर सके। उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत नुकीले और जो नाखून बहुत लंबे होते हैं, ताकि वो अपने शिकार को फाड़ सके, उसको उस पे हमला कर सके। ये देखिए, ये शेर है और ये है हिरन। तो हिरन भी क्या है, घास में ही रहती है, यानी कि वो भी मरुस्थलीय जंतु है। लेकिन हिरन की अगर हम बात करें, तो वो कठोर तनों को भी चबा लेती है, यानी कि उसके दांत बहुत मजबूत होते हैं। तो वो कठोर जो तने होते हैं पेड़ के, उसको भी चबा लेती है उसकी दांतों की वजह से। इसके अलावा अगर उसे महसूस होता है कि कोई खतरा है, तो वो बहुत तेजी से दौड़ जाती है। उसकी जो गति है वो बहुत तेज होती है। तो शेर, हिरन, अन्य जंतु एवं पौधों में भी बहुत विशिष्ट संरचनाएं होती हैं और आवास में वो जीवित रहने योग्य बनाती हैं उन्हें। अब बात करते हैं कुछ जलीय आवासों के बारे में, यानी कि जैसे कि समुद्र की अगर हम बात करें, तो समुद्र में जैसे हमने देखा कि मछली का धारा रेखीय क्या होता है, शरीर होता है, वो समुद्र में तैर सकती है और वो उसके प्रति अनुकूलित है। स्क्विड और ऑक्टोपस की अगर हम बात करें, तो इसका शरीर धारा रेखीय तो नहीं होता, लेकिन ये क्योंकि गहराई में रहती हैं और कभी अगर इन्हें जल में चलना पड़ता है, तो ये अपना जो शरीर है उसे धारा रेखीय बना लेती हैं। जल में श्वसन के लिए इनमें गिल होते हैं। डॉल्फिन और व्हेल में गिल नहीं होते, ये अपने नासाद्वार और वात छिद्रों द्वारा क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। इसी तरह ये लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं और ये समय समय पर बाहर जो जल की सतह होती है वहां पर भी आ जाते हैं। तालाब और झील की अगर हम बात करें, तो तालाब, झील, नदियां, नालों में भी पौधे उगाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पौधे हैं। कुछ पौधे तो जलमग्न रहते हैं और कुछ पौधे ऊपर पानी में तैरते रहते हैं। उसके जो फूल होते हैं और जड़ें उसके नीचे होती हैं। अ, पानी में रहने वाले जो पौधे होते हैं, वो खनिज पोषकों के अवशोषण के लिए उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। इसके अलावा जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं और मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है जड़ों का। नाउ पौधों का तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। तना जल की सतह पर वृद्धि करता है और जो पत्तियां हैं, फूल हैं, वो प्लावन करती रहती हैं ऊपर जल पर। इसके अलावा कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। उनकी पत्तियां संकरी और पतली रिबन जैसी होती हैं और उनकी जो पत्तियां होती है बीच बीच में से ऐसी कटावदार होती हैं, ताकि जो पानी बहे तब उनके जो पत्तियां हैं उन पर कोई क्षति ना हो। मेंढक की अगर हम बात करें, तो मेंढक तालाब में पाए जाने वाला जंतु है और तालाब में जल और स्थल दोनों पर ये रह सकता है। इसके जो पैर होते हैं पीछे के बहुत मजबूत और लंबे होते हैं और जाल युक्त इसके पैर होते हैं पीछे के, जिनसे ये तैर सकता है और शिकार को पकड़ सकता है। अब क्या सजीव भोजन की आवश्यकता होती है सभी सजीवों को? तो हाँ, भोजन की आवश्यकता होती है पौधों को भी और जंतु को भी, यानी पादप और जंतु दोनों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो पादप तो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं और अगर हम भोजन की बात करें, तो सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीवों में वृद्धि होती है, तो सभी सजीवों में वृद्धि होती है। जैसे कि अगर हम मनुष्य की बात करें, तो जब मनुष्य में बच्चा पैदा होता है, तो वो बहुत छोटा होता है, उसके बाद वो धीरे-धीरे बड़ा होता है, एक वयस्क बन जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें मुर्गे के बारे में, तो जो चूज़ा होता है वो छोटा होता है बहुत, फिर वो बड़े होते-होते एक वयस्क बन जाता है, यानी कि इनमें भी वृद्धि होती है। नाउ
अगर हम बात करें कि क्या सजीव श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ये सांस लेते हैं। मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। तो ऐसे ही गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जो है वो ऐसे जंतु हैं जो मनुष्य की तरह श्वसन करते हैं। अब श्वसन की जो विधियां हैं वो भी सभी जीवों में अलग अलग हो सकती हैं। जैसे श्वसन का आदान प्रदान भिन्न हो सकता है। जैसे अगर हम केंचुए की बात करें तो केंचुआ त्वचा से सांस लेता है, मछली गिल से सांस लेती है। नाउ पौधों में श्वसन होता है, पौधों में भी श्वसन होता है और पौधों में श्वसन पत्तियों द्वारा होता है। तो पत्तियों में जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं उनसे श्वसन होता है और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकालते हैं। नाउ अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की तो ये प्रक्रिया सिर्फ कब होती है? सुबह हो सकती है क्योंकि सूरज की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे। बट जो श्वसन की क्रिया है वो दिन रात चलती रहती है। लेकिन भोजन बनाने की प्रक्रिया में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो निकलती है उससे बहुत कम मात्रा वो यूज करते हैं किसमें? श्वसन की क्रिया में। सजीवों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। सो उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन की अगर हम बात करें तो जैसे आपने नोटिस किया होगा कि हमारी जो पलकें हैं वो अपने आप ही झपकती हैं पूरे दिन। अगर आप बात करें, रात की बात करें तो आपको पता भी नहीं चलता, वो खुद ही झपकती रहती है, यानी कि ये उद्दीपन होता रहता है। नाउ अगर हम बात करें अन्य पशु के बारे में तो आपने किचन में अगर आप कभी गए हो, वहाँ कॉकरोच हो, आपने लाइट ऑन की हो तो वो भाग जाता है वहां से, यानी कि वो प्रकाश से क्या करता है? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है प्रकाश से। नाउ पेड़ पौधों की अगर हम बात करें तो पेड़ पौधों में भी आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल जो है वो सुबह में खिलता है और शाम को मुरझा जाता है सूर्यास्त होने के बाद, यानी कि सूरज चला जाता है तो वो मुरझा जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? प्रकाश के प्रति क्या अनुक्रिया दिखाते हैं। अब छुई मुई का पौधा अगर लें, उसे अगर हम छू दें तो वो मुरझा जाता है एकदम, यानी कि वो अनुक्रिया दिखाता है। ये पौधा है और ये प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दिखा रहा है। नाउ सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती हैं। सजीवों में उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या होता है? सबसे पहले तो मनुष्य जो भोजन खाता है उस भोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको वो निकाल देता है, यानी कि निष्कासन कर देता है, और ये निष्कासन का जो पूरा प्रक्रिया होती है उसे उत्सर्जन कहते हैं। पौधों में भी उत्सर्जन होता है, जैसे कि जो पौधे होते हैं वो कुछ विशेष भागों में संग्रहित कर लेते हैं और इसके अलावा उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचती है इससे। सो कुछ अपशिष्ट पदार्थ पौधों में स्त्रावन या स्त्राव के जरिए बाहर निकल जाते हैं। तो उस उत्सर्जन सजीवों का दूसरा सामान्य लक्षण है। क्या सजीव प्रजनन करते हैं? तो प्रजनन क्या होता है? यानी कि कोई मनुष्य या जंतु अपने जैसा जब कोई जंतु बनाता है तो वो प्रजनन कहलाता है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य बच्चे जन्म देते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और उसके बाद उसमें से शिशु निकलते हैं। तो ये हैं बच्चे देने वाले जंतु, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है और गाय है, मनुष्य है। पौधों में भी प्रजनन होता है, जैसे कि पौधों के जो बीज होते हैं अगर आप उन्हें मिट्टी में बो दें तो वो अंकुरित होकर नए पौधे में उग जाते हैं। नेक्स्ट है सजीव गति करते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें गति करना पड़ता है। तो शरीर में अन्य प्रकार की जो गति है वो दिखाई देती हैं। पौधों की अगर हम बात करें तो पौधों में गति नहीं होती है, पौधे जो है भूमि को जकड़े रहते हैं जिसकी वजह से वो गति नहीं करते हैं। प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, ये तो आपको पता ही है। नाउ अब जो हम लक्षण हमने पढ़े हैं, एक और लक्षण है सजीवों का, वो है मृत्यु। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है, यानी कि जो जिंदा है वो उसको कल मरना ही है। तो चूंकि जीव की मृत्यु होती है इसीलिए जीवों की प्रजातियों को लंबे समय तक अस्तित्व में लाने के लिए जरूरी है कि वो प्रजनन करें, यानी कि संतान उत्पन्न करें। नाउ तो हमने देखा कैसे सजीवों में कुछ लक्षण जो हैं वो सामान्य हैं सभी में, जैसे कि श्वसन करना, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति, वृद्धि और मृत्यु। नाउ सामान्यतः सजीवों में वो सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनके हमने डिस्कस किया, जिससे हमने जो हमने पढ़ा है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में ये सभी लक्षण एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे सजीव कैसे निर्जीवों से अलग हैं, वो कैसे, क्या रीजन है कि सजीव और निर्जीव एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि निर्जीव वस्तुओं में ये सभी लक्षण एक साथ नहीं दिखाई देते। तो ये था हमारा चैप्टर 9।